Good morning, all of you. Myself, Dr. बलबीर सिंह, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजनीतिक सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यवहारवाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इस अवधारणा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरलिज्म के नाम से जाना जाता है, और यह अवधारणा या हम यह कहें यह उपागम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इस उपागम में परंपरावादी विचारकों की रही कमियों को दूर करने के लिए कुछ विचारकों ने नए तरीके से अध्ययन और विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसी को व्यवहारवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवादी उपागम विशेष रूप से इस बात पर बल देता है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं और कुछ ऐसी मौलिकताएं पाई जाती हैं जिनका अवलोकन करके हम उसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु बना सकते हैं। अर्थात मानव के राजनीतिक व्यवहार को भी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु माना जा सकता है। इस बात का समर्थन व्यवहारवादी विचारकों ने किया है। व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत विशेष रूप से अमेरिका में हुई और वहाँ पर डेविड स्टर्न ने शिकागो नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में बहुत सारे देशों के राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं और राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में डेविड स्टर्न ने अध्यक्षता की और यह चिंता व्यक्त की कि अन्य समाज विज्ञानों में नए नए शोध और अनुसंधान हो रहे हैं और उनके कारण उन विषयों की प्रासंगिकता में वृद्धि भी हो रही है। राजनीति विज्ञान विषय इससे अछूता रह रहा है, तो हमें भी अब नए तरीके से अध्ययन करना होगा और राजनीतिक विश्लेषण को सार्थकता देनी होगी। अतः अब हमें व्यवहारवादी उपागम को अपनाना होगा। अर्थात व्यवहारवादी उपागम विशेष रूप से पुरानी अध्ययन पद्धतियों, अध्ययन के पुराने तथ्यों आदि को अस्वीकार करके राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी का ग्रंथ बनाने पर जोर देता है और इस हेतु इस उपागम के प्रतिपादकों ने नवीन अध्ययन पद्धतियों, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाते हुए राजनीतिक अध्ययन में नवीनता लाने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम के मुख्य प्रणेता डेविड स्टर्न को माना जा सकता है। डेविड स्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण और अध्ययन में कुछ नवीनता लाने के लिए जिस बात की शुरुआत की, जो नयापन लाने का प्रयास किया और जो नवीन अध्ययन करने का प्रयास किया, उसे ही राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। अब इसका थोड़ा हम ऐतिहासिक अवलोकन करें तो व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत डेविड स्टर्न ने की थी। इससे पहले कुछ विचारक और भी थे जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम की चर्चाएं की थी, जिनमें हम आर्थर ब्रेंटले का नाम ले सकते हैं, चार्ल्स मेरियम का नाम ले सकते हैं। इन विचारकों ने डेविड स्टर्न से पहले राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के बारे में कुछ विश्लेषण भी किया था। चार्ल्स मेरियम ने द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए और व्यवहारवादी उपागम का विश्लेषण करने का प्रयास किया। तो सीधा सीधा अर्थ है, व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान में नवीनता लाने वाला एक आधुनिक उपागम है और परंपरावादी उपागम की रही कमियों को दूर करने के लिए एक नवीनता, एक आगे की ओर बढ़ने वाला कदम है। क्योंकि परंपरावादियों का जो अध्ययन था वो ज़्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा था और उनके द्वारा किए जाने वाले शोध और अनुसंधान से राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा था। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जिन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उन कारणों का
परंपरावादी विचारक कोई आधार नहीं ढूंढ पाए और उन्होंने उस समय उभरी राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाए। इसलिए सृष्टि को द्वितीय विश्व युद्ध की इस विभीषिका का सामना करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं व्यवहारवाद एक नया आंदोलन, नया उपागम, नया विश्लेषण का तरीका और राजनीति विज्ञान में नवीनता लाने वाला, उसे नूतनता प्रदान करने वाला उपागम माना जा सकता है। अब आगे हम बात कहें तो व्यवहारवादी उपागम के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसके उदय के कारण हैं और कुछ इसकी कमियां हैं। इनका भी हम अवलोकन करेंगे। तो पहला बिंदु अपन यह लेते हैं कि व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत क्यों हुई, व्यवहारवादी उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी, या हम यूँ कहें व्यवहारवादी उपागम के उदय के क्या कारण थे। इन बातों का भी हमें विश्लेषण करना है। तो कुछ है उस समय में राजनीतिक चिंतन में कुछ ऐसी स्थितियां आ रही थी या राजनीतिक विश्लेषण में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जिनके कारण राजनीतिक अध्ययन ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा था। राजनीतिक समस्याएं जो की त्यों बनी हुई थी और राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं के विश्लेषण और अनुसंधान से राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा था। ऐसी कुछ स्थितियां थी जिनके कारण नए उपागम की आवश्यकता अनुभव हुई। अब इसमें कुछ अब बिंदु के माध्यम से हम बताएं तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष उभर रहा था, अर्थात परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनका उपयोग करने से राजनीतिक अनुसंधान और शोध कोई ज़्यादा सटीक या यूँ कहें उसमें कोई नवीनता नहीं आ रही थी। इस प्रकार परंपरावादियों के द्वारा जो अध्ययन पद्धतियाँ प्रयुक्त की जा रही थी उनके प्रति अध्ययनकर्ताओं में रोष उत्पन्न हो रहा था, असंतोष उत्पन्न हो रहा था। इसलिए राजनीति विज्ञान में कुछ नवीन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता थी और नए तरीके से अध्ययन करने की एक तरह से ज़रूरत थी। तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष के कारण राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम की एक शुरुआत हुई। दूसरी हम बात कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, ये भी व्यवहारवाद के उदय के लिए कारण माना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय राजनीतिक समस्याएं थी। उन समस्याओं का परंपरावादी अध्ययनकर्ता और राजनीतिक विश्लेषणकर्ता हल खोजने में असफल रहे, उनका समाधान नहीं कर पाए। इसलिए विश्व युद्ध का सामना संपूर्ण विश्व को करना पड़ा। तो कुछ राजनीतिक चिंतनकर्ता और विश्लेषणकर्ता यह मानने लगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो समस्याएं उभरी थी उनका हम सही ढंग से समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हमें इसका सामना करना पड़ा। तो अब पुनः इस संसार को, इस जगत को विश्व युद्ध का सामना न करना पड़े और राजनीतिक समस्याएं जो उभरेंगी, राष्ट्रों के मध्य जो राजनीतिक संकट उभरेंगे, उन संकटों के बारे में विश्लेषण और अनुसंधान करने की आवश्यकता है और इस हेतु कुछ नवीनता लाने की आवश्यकता है। कुछ हमें अनुसंधान में कुछ नूतनता लाने की आवश्यकता है, वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करने की आवश्यकता है ताकि पुनः विश्व युद्ध का सामना न करना पड़े। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तीसरी हम बात कहें तो व्यवहारवादी उपागम के उदय के लिए एक कारण ये भी है कि अन्य समाज विज्ञानों से व्यवहारवादियों को प्रेरणा मिली, अर्थात राजनीति विज्ञान के साथ साथ अन्य समाज विज्ञान विषयों में भी नए नए शोध और अनुसंधान हो रहे थे। अध्ययन की नई नई पद्धतियाँ प्रयुक्त की जा रही थी और अध्ययन के तरीके पैमाने बदल रहे थे। तो राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं ने भी इस बात को समझा कि हमें राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को, इसकी विषय वस्तु को, इस विषय की प्रासंगिकता को सिद्ध करना है या इसे एक तरह से नवीनता, नए विषय के रूप में उभारना है, तो हमें नए तरीके से अध्ययन की आवश्यकता है। तो अन्य समाज विज्ञानों में नए नए अध्ययन हो रहे थे, उसका प्रभाव राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं में पड़ा और उन्होंने नए तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया और राजनीति विज्ञान में एक नए अध्ययन विषय की शुरुआत हुई, नए उपागम की शुरुआत हुई। तो अन्य समाज विज्ञानों से भी हमें प्रेरणा मिली और हम एक नए तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए। इस प्रकार का राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं के लिए माना जाता है। आगे की हम इसमें बात कहें तो व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों को अपनाने पर बल देने लगा, अर्थात पूर्ववर्ती विचारकों ने इस बात को समझ लिया कि अब हमें राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी का ग्रंथ बनाना है, तभी इसकी सार्थकता होगी। तो कुछ विचारकों ने नए तरीके से अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक प्रकृति की अध्ययन पद्धतियों को अपनाना शुरू किया और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को
वैज्ञानिक स्तर या वैज्ञानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया। या हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि इन्होंने राजनीति विज्ञान विषय को एक समाज विज्ञान विषय के स्थान पे, एक साधारण राजनीति शास्त्र विषय के स्थान पे राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस अर्थात इसको साइंस का दर्जा देने का प्रयास किया। और इसलिए आवश्यकता थी कि नए तरीके से अध्ययन किया जाए। तो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता का दर्जा प्रदान करने के लिए नए अध्ययन की आवश्यकता अनुभव हुई और इस अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कुछ ऐसे उस समय कारक थे, कुछ ऐसे प्रभाव थे जिनके कारण राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत हुई। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इनके कारण राजनीति विज्ञान में नए रूप में व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत हुई। तो इनके द्वारा हम राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे हम देखें तो व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है, व्यवहारवाद किस बात पर बल देता है, व्यवहारवाद किन मानकों के आधार पर अध्ययन करता है, या हम यूँ कहें कि व्यवहारवादी उपागम किन किन बातों में विश्वास करता है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसकी मौलिक विशेषताएं क्या है या इसके आधार क्या है। इसके बारे में डेविड स्टन ने एक अपनी पुस्तक की रचना की जिसको द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की कुछ मौलिक विशेषताओं का विवेचन किया है और उसने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं मानी है, जिनमें कह सकते हैं नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रमाणीकरण, विशुद्ध विज्ञान, क्रमबद्धता और समग्रता। ये 8 विशेषताएं डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की मानी है, मूल्य मुक्तता आदि कई विशेषताएं मानी है। इन विशेषताओं का हम अवलोकन करें तो नियमन का अर्थ है हम राजनीति विज्ञान में उन बातों को अध्ययन में शामिल करेंगे जिनमें कुछ नियमितताएं हैं, अर्थात मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ नियमितताएं होती हैं। उन नियमितताओं के आधार पे उसके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। कहने का अर्थ है इन्होंने मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन की इकाई मानने पर बल दिया और ये स्वीकार किया कि मनुष्य के हर प्रकार के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मानव व्यवहार में कुछ मौलिकताएं होती हैं, उनमें कुछ निरंतरताएं होती हैं, कुछ नियमितताएं होती हैं। उनका हम विश्लेषण करें तो मानव व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि यदि कोई शासक है वो भ्रष्ट नहीं है, उसके 5 साल के इतिहास का अवलोकन करें तो 5 साल में उसने कोई भी भ्रष्ट कार्य नहीं किया या भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि उस मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार भ्रष्टाचार को रोकने वाला है, क्योंकि उसके व्यवहार में हमने 5 साल में निरंतरताएं देखी, नियमितताएं देखी, जिनके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि आगे भी वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा। तो सीधा सा अर्थ है कुछ नियमितताएं होती हैं, उनके आधार पर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है और उसके आधार पर उसके बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ है कि मनुष्य के व्यवहार का कुछ अध्ययन करें, उसके लिए उसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होती है। वेरिफिकेशन का अर्थ है जो है उसको जांचना, उसको परखना। तो इन्होंने माना कि हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन की इकाई बनाएं तो उसके व्यवहार में कुछ मौलिकताएं होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनका हम परीक्षण करके उसको वेरीफाई करके हम मानव व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने माना प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का अर्थ है जो वेरीफाइड हो गया, जो प्रमाणित हो गया, उस बात को ही अध्ययन की इकाई मानेंगे। नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रमाणीकरण, विशुद्ध विज्ञान, इनका अर्थ है हम राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी का ग्रंथ बनाएंगे। इस बात पर इन्होंने बल दिया। इसके अलावा उन्होंने मूल्य मुक्तता को स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान में 2 अवधारणाएं हैं, मूल्य युक्तता और मूल्य मुक्तता। वैल्यू फ्री स्टडी एंड वैल्यू एड स्टडी, मतलब मूल्य मुक्त अध्ययन और मूल्य युक्त अध्ययन। तो मूल्य मुक्त अध्ययन का तो अर्थ ये होता है कि अध्ययनकर्ता के अध्ययन के परिणामों पे कहीं न कहीं उसकी विचारधारा का प्रभाव, कहीं न कहीं उसकी सोच का प्रभाव नज़र जरूर आता है। मूल्य मुक्त अध्ययन का अर्थ है कि अध्ययन वही सार्थक होगा जिसके परिणामों पे अध्ययनकर्ता के निजी मूल्यों का, निजी सोच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस रूप में वो अध्ययन करने का प्रयास करेगा।
तो व्यवहारवादियों ने मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर दिया, वैल्यू फ्री स्टडी पे जोर दिया। फिर हम कह सकते हैं समग्रता। समग्रता का अर्थ है हम किसी संपूर्ण राष्ट्र का अध्ययन करें, संपूर्ण व्यापक आधार पे एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें, अर्थात हमारे अध्ययन में व्यापकता होनी चाहिए। इस प्रकार 8 विशेषताएं डेविड स्टर्न ने अपने सिद्धांत में बतलाने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान में एक नया आंदोलन है, नई शुरुआत है, परंपरावाद की कमियों को दूर करने वाला उपागम है। कई बार ये प्रश्न भी आता है अपने दिमाग में, क्या व्यवहारवाद और परंपरावाद विरोधी हैं? तो हम यही कहेंगे व्यवहारवादी उपागम और परंपरावादी दृष्टिकोण दोनों में मौलिक अंतर है। दोनों में अध्ययन पद्धतियों, अध्ययन के उद्देश्यों और अध्ययन के तरीकों का अंतर दिखलाई पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। परंपरावाद व्यवहारवाद से हटकर है। व्यवहारवाद परंपरावाद के सिद्धांतों को नकारता है, लेकिन इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। व्यवहारवाद परंपरावाद का अगला चरण है, उसमें सुधार लाने वाला है, उसकी कमियों को दूर करने वाला है। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है, या हम ये कहें कई बार इस प्रकार का मन में विचार आता है, तो क्या परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों के विरोधी हैं? तो हम ये कहेंगे परंपरावाद और व्यवहारवाद में अंतर पाया जाता है। अध्ययन के तरीके अलग हैं, अध्ययन की पद्धतियाँ अलग है, अध्ययन का उद्देश्य अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इन दोनों में कोई विरोध है, दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। परंपरावाद की जो कमियां रही, परंपरावाद में जो सुधार करने की आवश्यकता थी, उस कार्य को पूरा करने के लिए नए तरीके से जो अध्ययन का तरीका अपनाया गया, उसे ही हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो व्यवहारवादी उपागम एक नया आंदोलन है, एक अगला चरण है, एक सुधार करने वाला कदम है, और राजनीति विज्ञान विषय वस्तु में व्यापकता लाने वाला, उसमें नवीनता लाने वाला, राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी का ग्रंथ बनाने वाला उपागम इसे माना जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद के मुख्य प्रतिपादक, व्यवहारवादी उपागम के उदय के कारण और व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन करेंगे और एक बिंदु को तैयार करने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।